Hello, aspirants. Hopefully, you all are doing well. And in this session, I'm going to decode the budget 2025 from the perspective of the interviews जो कि अभी टॉप आईएम्स की मैं बात करूँ या फिर डिफरेंट बी स्कूल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू आर ऑल्सो टारगेटिंग एनी इंटरव्यू और समटाइम्स दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द जीडीपीआई ऑल्सो और ग्रुप एक्सरसाइज ऑल्सो, राइट? तो डिकोडिंग बजट 2025. तो सबसे पहले एक दो बेसिक क्वेश्चंस के अगर हम बात करते हैं, हु प्रिपेयर्स द बजट, तो कौन बनाता है बजट? हु प्रिपेयर्स द बजट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी थिंकिंग दैट जो हमारी एफएम है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हीं का काम है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली. तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, हाँ, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीए जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है, अंडर गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीए. एट प्रेजेंट ही इज नन अदर देन वी अनंत नागेश्वरन. तो अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्हीं के अंडर में ये पूरा का पूरा बजट जो है वो प्रिपेयर होता है. एंड दिस डिपार्टमेंट डीए की मैं बात करूं तो इट इज़ अ सब डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट? तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन बनाता है बजट. अब हम बात करते हैं कि बजट के क्या क्या एस्पेक्ट हैं, क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंट आई कैन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट? तो उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं या फिर वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल के किस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस आर्टिकल में बजट के बारे में चर्चा की गई है, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हमारे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि बजट शब्द होना चाहिए या फिर बजट जैसी कुछ भी चीज़ होनी चाहिए. डज इट मीन कि हम लोग जो कर रहे हैं वो इलीगल कर रहे हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली हमको सारी चीज़ों को करना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है. बेसिकली जो बजट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उसमें, ठीक है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है बजट को. तो बजट वर्ड डायरेक्ट ना होके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आई कैन से उसमें लिखा हुआ है, राइट? और इट इज अंडर द आर्टिकल 112. तो जो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या बजट बोलो, वन एंड द सेम थिंग है, बट टेक्निकली इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. होपफुली इट इज क्लियर. तो जो बजट वर्ड का जो ओरिजिन है वो फ्रेंच वर्ड बजट से लेके है. एंड उसके बाद फर्दर वो जो 15th सेंचुरी में वो बजट बजट हो गया, तो उसके बाद अब हम इसको नॉर्मली यूज करते हैं कि फाइनेंस से रिलेट कर लेते हैं, राइट? बजट वर्ड का मतलब होता है छोटा सा, लिटिल बैग, राइट? तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं. तो प्लीज़ आप इसको याद रखेंगे कि हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट का मेंशन है. उसका सेकंड इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने बजट प्रेजेंट करा. एंड बेसिकली अगर मैं बजट की बात करता हूँ तो ये जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो लोकसभा में किया जाता है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विच इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? तो लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है. और लोअर हाउस का मतलब है कि जहाँ पे वो डिसॉल्व होता है. और परमानेंट हाउस या फिर अपर हाउस होता है हमारे पार्लियामेंट का, दैट इज राज्यसभा, जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता. तो सनमुखम शेट्टी, आर के सनमुखम शेट्टी वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया. इंडिपेंडेंट इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 26 नवंबर 1947 को. एंड यू विल बी सरप्राइज कि उस समय जो हमारा जो एक्सपेंडिचर था बजट में, इट वॉज ओनली 197.39 करोड़. and out of this 92.74 was allocated to the defense services. From then डिफेंस को हमेशा ही ज़्यादा चंक मिलता है, राइट? ज़्यादा जो शेयर है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को पहले भी मिल रहा था इनिशियली भी, और अभी भी मिलता ही है, राइट? तो आप देखो कि 197 करोड़ से हम लोग शुरुआत करते हैं. नाउ वी आर 324 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. तो ये जो चेंजेस है अराउंड 75 ईयर्स में आया है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर नेशन. एंड वी शुड स्ट्राइव हार्ड एंड वी शुड बी डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर आवर नेशन, सो दैट वो जो बजट है और जो हमारा इकोनॉमी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो.
उसके बाद हु हैज़ प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स। तो ये जो है हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे मोरारजी देसाई, उन्होंने 10 बार बजट को प्रेजेंट किया। हाँ, तो 10 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। एंड इसमें आई कैन से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ब्लैक बजट के बारे में। तो ब्लैक बजट का जो मतलब है वो ये होता है कि 1970 में इन्होंने इस टर्म को दिया था, एंड इट मीन्स टू टैकल द फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट को टैकल करने के लिए ब्लैक बजट का एक तरह से टर्मिनोलॉजी आया था, और इसका सिंपल सा मतलब है फिजिकल डेफिसिट कि आप आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आप 50 पैसे कमा रहे हैं और 1 रुपये का खर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास हमेशा आपके ऊपर बर्डन रहेगा इकोनॉमिकली। और अगर हम इसका उल्टा सोचेंगे, हम 1 रुपये कमा के 50 पैसे खर्चा करें तो हमारे पास सरप्लस रहेगा, तो फिजिकल सरप्लस रहेगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हमारे पास उधारी कम होनी चाहिए, सो दैट हम अपनी लाइफ को इकोनॉमिकली जो प्रेशर में ना जी पाए। ठीक है, तो हालांकि जब हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि विदाउट बोरोइंग्स वी कैन नॉट आई कैन से रन अवर बिजनेस इन अ स्ट्रीम लाइन मैनर। ठीक है, तो ये सिक्के का दूसरा पहलू है। बट अगर हम नॉर्मल लोगों के जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो उधारी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हाँ, जितना कम होगा उतना आपके लिए सरदर्दी कम होगी। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट का सीधा सा मतलब है कि यू हैव लेस अर्निंग एंड यू हैव मोर एक्सपेंडिचर। तो उसके बाद अगर हम नंबर्स को देखेंगे तो मोरारजी देसाई हैज़ प्रेजेंटेड द बजट फॉर मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ टाइम्स, पी चिदम्बरम 9 टाइम्स, प्रणब मुखर्जी 7 टाइम्स, निर्मला सीतारमन 7 टाइम्स। नाउ शी बिकम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने एक और रिकॉर्ड क्रिएट किया है दैट शी बिकम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडियन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के 8 कॉन्जिक्यूटिव बजट उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। तो 8 कॉन्जिक्यूटिव, तो 7 के बाद अब ये नंबर बढ़ के 8 हो गया है। एंड शी इज़ द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर, नो मैटर वो मेल है फीमेल है, बट अभी तक ऐसा कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में नहीं हुआ जिन्होंने 8 कॉन्जिक्यूटिवली जो है बजट प्रेजेंट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट है उनके लिए। एंड यू कैन सी थोड़ा छोटा दिख रहा होगा 8 टाइम्स। मोरारजी देसाई ने 6 बार लगातार किया था, टॉकिंग अबाउट द लगातार, कॉन्टिन्यूसली और कॉन्जिक्यूटिवली। मनमोहन सिंह हैज़ डन इट फॉर द 5 टाइम्स, एंड अरुण जेटली ने 5 बार किया, पी चिदम्बरम जी 5 टाइम्स, एंड यशवंत सिन्हा ऑल्सो डन इट फॉर द 5 consecutive years, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ आप इनका याद रखना 8 consecutive years, ये एक रिकॉर्ड है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बजट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली बजट और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, बहुत लेमन टर्म्स में बात करूँगा, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करूँगा, जो जो आपके जानने वाली चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बजट का मतलब क्या होता है भाई? बजट का मतलब है कि हमारा जो पैसा है वो हम ही को मिलेगा, या फिर उसी के जो हमारा पैसा है उसी को कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगा, हमसे ही लिया जा रहा है और हमारे ऊपर ही खर्चा किया जा रहा है। सिंपल सी बात ये है। The budget helps understand what the government plans to do with essentially citizens' money, लोगों का पैसा है, given to the government in the form of multiple direct और indirect taxes। जो हम पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बिहाफ पे, उसी को गवर्नमेंट यूज करती है इन द बजट। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट हु द गवर्नमेंट प्लान्स टू टैक्स एंड इट्स स्पेंडिंग प्रायोरिटाइज मैटर एज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द लाइव्स ऑफ द सिटीजन। तो कहीं ना कहीं जो बजट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो लोगों के डायरेक्टली उनके जीवन से जुड़ी हुई है, तो इसमें कोई शक संदेह है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जब उन्होंने अपना स्पीच स्टार्ट किया तो उन्होंने गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है, वो क्या करना चाहती है, विजन एक तरह से गवर्नमेंट का, तो ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि आप 100 रुपये पहले कमाते थे और आज आपने 120 रुपये कमाना शुरू कर दिया, तो ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपने 20 रुपये ज़्यादा कमाए। लेकिन ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। हो सकता है 120 रुपये कमाने के बाद भी आपकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, आपकी जो सुख सुविधाएं हैं, उनमें बहुत मेजर चेंजेस नहीं आया, अभी भी आप स्ट्रेस में जी रहे हैं। आपके पास हेल्थ केयर के नाम पे कुछ नहीं है, आपके पास पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो स्टिल यू आर मीन्स कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए। तो दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है कि कितना खुश हैं लोग।
तो 100 रुपये में 120, तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो गई है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, आई कैन से पॉवर्टी इंडेक्स में आप क्या कर रहे हैं, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। सिक्योर इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा सा फिर से गवर्नमेंट ने बात करी है, अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटीमेंट्स, हाउस सेंटिमेंट्स एंड एनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ द इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। तो आपने देखा होगा जो लोगों की, जो मिडिल क्लास लोगों की स्पेंडिंग पावर को उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि जो 12 लाख तक अभी कोई टैक्स नहीं है, प्लस 75,000 रुपये का जो सरचार्ज है, मतलब मोटा मोटी अगर आपके पास टैक्सेबल इनकम 12,75,000 तक है, आपको मज़े से एंजॉय करना है। हाँ, 12,75,000 तक है, मज़े से एंजॉय करना है, कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स। तो ये टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, राइट, एंड इट इज फॉर सैलरीड पर्सन, राइट। इसका मतलब अगर आपके पास 12,75,000 से ऊपर की इनकम हो जाती है इन द टर्म्स ऑफ सैलरी, तो फिर आपको टैक्स लगेगा, और फिर जो टैक्स के स्लैब्स हैं उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस क्या है, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो 3-4 वर्ड्स पे है। पूरे के पूरे बजट का ये आउटकम है कि गरीब पे फोकस करना है, यूथ पे फोकस करना है, अन्नदाता बोले तो फार्मर्स पे फोकस करना, नारी पे और नारी बंधन। तो 4 पैरामीटर्स हैं, दैट इज पावर, पॉवर्टी, आई कैन से यूथ, फार्मर्स एंड इसके बाद वीमेन एम्पावरमेंट। तो ये आपके पास इस बजट का पूरा क्रक्स है। तो इतना भी अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। तो आपको इंटरव्यूअर को लगेगा हाँ यार इसको कुछ तो पता ही है। ठीक है, भाई कुछ बेसिक बेसिक सी बातें करते हैं। तो एज वी नो दैट वी एस्पायर 2027 तक हम लोग विकसित भारत होना चाहते हैं। तो विकसित भारत का मतलब क्या है आखिर? तो विकसित भारत का मतलब एज पर द जो मैडम जी हैं निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनके हिसाब से क्या है, जीरो पॉवर्टी, 100% quality good education, school education, access to high quality, affordable and the comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in the economic activities and farmers making India the food basket of the world। तो अगर ये हम लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं तो हम लोग विकसित भारत हो जाएंगे, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो मैडम है वो कहती है। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इनमें से 2-4 पॉइंट भी आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा अगर बजट से क्वेश्चन बनता है। तो ये इसी बात को मैंने इन्फोग्राफिक्स में बताया कि प्रिंसिपल्स क्या, एग्रीकल्चर एक्सीलेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल्ड लेबर, हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, जीरो पॉवर्टी। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर एरियाज जहाँ पे विकसित भारत को हम लोग एस्पायर करते हैं। डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट आई कैन से पॉइंट्स हैं जो कि हमको समझने चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए। ठीक है, अभी हम लोग डेवलपिंग पे हैं। तो 4 आई कैन से पिलर्स हैं या 4 वर्ड्स आपको पकड़ने हैं। एग्रीकल्चर, एमएसएमई पे फोकस करना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, मतलब लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करो जिससे कि फ़ायदा लोगों का ही हो, और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट हमको बाहर ज़्यादा भेजना है जिससे कि हमको फॉरेक्स आने लगे, फॉरेक्स रिजर्व हमारा इंक्रीज हो। तो द फ्यूल रिफॉर्म्स है, गाइडिंग स्पिरिट इंक्लूसिविटी है, और डेस्टिनेशन आपका विकसित भारत है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से फ्लो डायग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं एमएसएमईज को लेके। तो एमएसएमईज की न्यू डेफिनेशन आ चुकी है इन द बजट। तो व्हाट इज दैट डेफिनेशन एक्चुअली में, कि अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले एमएसएमईज का जो अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अभी बजट के बाद वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो अभी हम आज के सिनेरियो की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है तो माइक्रो एंटरप्राइजेस था, 10 करोड़ पे स्मॉल है, और मीडियम जो है वो 50 CR पे है। अभी रिवाइज में क्या है, रिवाइज में सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट को तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो और टर्नओवर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इतना कर पाते हैं तो आपके पास नया आउटपुट आ जाएगा। कैसे आएगा? अभी रिवाइज्ड में 2.5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए वो माइक्रो है, 25 करोड़ तक स्मॉल है, और 125 करोड़ तक
ठीक है। 100 डिफाइन कर रहे हैं। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना हुआ। सो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 125 इज द न्यू, आई कैन से, एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है। और टर्नओवर के हिसाब से अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो अभी 5 करोड़ तक का यदि टर्नओवर है किसी कंपनी का तो इट इज़ काउंटेड एज माइक्रो एंटरप्राइज। और अगर ये 10 करोड़ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये अभी एट प्रेजेंट अगर आफ्टर द बजट रिवाइज्ड है तो वो अभी इस माइक्रो रहेगा। 100 करोड़ का, हाँ पहले 50 करोड़ था, अभी 100 करोड़ यदि किसी का टर्नओवर है तो वो स्मॉल में काउंट होगी। और अगर 250 करोड़ से भी किसी कंपनी का जो टर्नओवर है 500 करोड़ तक है तो मीडियम में काउंट होगी। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू कैटेगराइजेशन, प्लीज आप इसको याद रखेंगे, इसको एज इट इज समझेंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सरकार है वो 100 पैसे कमाती है, हाँ 100 पैसे जो अर्न करती है उसमें से कितना कितना शेयर है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो 100 पैसों में जो सबसे जो बड़ा जो मेजोरिटी जो एक तरह से अमाउंट है वो आता है बोरोइंग से, हाँ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, उधारी का जो पैसा 24 पैसे हम लोग कहीं ना कहीं से बोरो करते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स से 17% है और उसके बाद इनकम टैक्स से 22%, और आई कैन से 22 पैसे आ रहे हैं। और बाकी जीएसटी से अगर मैं देखता हूँ तो इसमें 18 पैसे जीएसटी से आते हैं। तो ये 4 मेजर सेक्शन है जहाँ से अच्छा खासा पैसा जो है सरकार के पास आता है। तो 24 तो उधारी का हो गया, 22 आपके पास इनकम टैक्स का हो गया, 18 जीएसटी का हो गया और 17 यहाँ पे। तो 18, 17, 35 और 46, 35 और 46, हाँ 46 + 35 दैट इज 81। तो 81 पैसे इन चारों से जनरेट हो रहे हैं। जो पैसा कमा रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई पैसा आ रहा है लेकिन बचत नहीं हो रही है तो क्या रीज़न है, मैं बताता हूँ रीज़न। तो सबसे ज़्यादा जब आप उधारी ज़्यादा ले रहे हो तो आपको पैसा तो किसी का देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जा रहा है 20 पैसा, 20%। उसके बाद 16% जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक्सक्लूडिंग द कैपिटल आउटले ऑन द डिफेंस एंड द सब्सिडी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अगर मैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करता हूँ जो 100% पैसा सेंटर देती है तो 8% या मतलब 8 पैसे, और स्टेट को पैसा देना पड़ता है सरकार को तो 22%, मतलब 22 पैसे 100 पैसे है वैसे ये इसको सरकार देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ मेजर एक्सपेंडिचर है सरकार के, और 8% डिफेंस पे जा रहा है, मतलब 8 पैसे डिफेंस पे जा रहे हैं आउट ऑफ 100 पैसे। तो 100 पैसे यदि सरकार कमाती है तो ये है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है ऑफकोर्स वो डिफेंस पे हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट पे 2,66,717 करोड़ है, इट इज़ इन क्रोर्स। फिर होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन पे हम लोग सिर्फ 1,28,000 खर्चा कर पा रहे हैं, हेल्थ पे उससे भी कम है, अर्बन डेवलपमेंट पे कम है, आईटी सेक्टर बहुत कम है, सबसे नीचे साइंटिफिक डिपार्टमेंट में। तो ये जो ग्राफ है इस तरह से डाउनवर्ड्स ग्राफ है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट की मैं बात कर रहा था, भाई आपके पास एक्सपेंस कितने हैं और आप खर्चा कितना कर रहे हैं। तो एक्सपेंस आपके पास कितने हैं और आप कमा कितना रहे हैं, तो इन दोनों को जो डिफरेंस है, तो अगर एक्सपेंस कोई बड़ा है अर्निंग से तो ये आपके पास फिजिकल डेफिसिट है। और अगर अर्निंग बड़ी है, अगर आपके पास अर्निंग बड़ी है एक्सपेंसेस से, इसका मतलब आप सरप्लस में जी रहे हैं। तो सरप्लस में तो बहुत अभी मुश्किल काम है, पहले डेफिसिट को ही हम कंट्रोल कर लेते हैं, वही बड़ी बात है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ के जरिए हम देख पाएंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया था फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था और उसके बाद सरकार ने फिर इसको कंट्रोल किया है। नाउ इट इज पैक्ड एट 4.4% ऑफ द जीडीपी, हाँ 4.4% ऑफ द जीडीपी अभी फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेशन है, बजट एस्टिमेशन है। ठीक है, और अभी हम फाइनेंशियल ईयर अब की बात करें परसेंट में तो 4.8 पे हम लोग अभी हैं। ठीक है, उसके बाद केपेक्स, तो केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बड़ा बड़ा पैसा है सरकार लगाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, एयरपोर्ट्स बना रही है, रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे बड़ा पैसा चाहिए होता है सरकार को, तो ये लगातार जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। आप इस बात को समझ पाओगे 19 से लेके 2026 तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो 11 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जा रहा है। ठीक है, इन द बजट एस्टिमेशन।
तो सबसे ज़्यादा जो फंड एलोकेशन है वो मिनिस्ट्री को हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री को, उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज को हुआ है, सबसे कम हुआ है कम्युनिकेशन, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है एजुकेशन पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बजट एक्चुअली। और होपफुली आपको ये सब चीज़ें क्रिस्प समझ में आई होगी। कोई आपका क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द comment so that I can respond to it, right? So till then you can connect with the classes. If you really like it, then you can press the like button and share it among your friends in the different groups so that ये जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे। So see you in the next video. Till then, bye, take care.